नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। बड़ी खबरें लेकर इस खास बुलेटिन में आपके साथ हैं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की यानी अपना योगदान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% उन्हें मिलेगा। साथ ही अगर कोई 10 साल बाद ही नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस स्कीम से करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। और वेद जैन साहब, आप एक एक्सपर्ट के नज़रिए से जो बता रहे हैं यहाँ पर शिव गोपाल जी कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर है पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम से, और न्यू पेंशन स्कीम से तो खैर काफ़ी बेहतर है। तो आपके नज़रिए में दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा बेहतर लग रहा है आपको कर्मचारियों के हिसाब से? देखिए, स्कीम तो सभी अच्छी होती हैं। हाँ जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसे हम डिफाइंड बेनिफिट स्कीम कहते थे जी। कि मैं कंट्रीब्यूट कुछ भी करूं लेकिन मुझे मेरा बेनिफिट डिफाइंड है। मुझे आप इतनी जो रिटायरमेंट की एवरेज सैलरी है वो हर महीने मुझे उसका आधा देंगे। दैट वाज ए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। हाँ 2004 में हमने इस व्यवस्था को बदला। हमने वहां कहा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में लिया है बेनिफिट की जगह कि दोनों पक्ष एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका निवेश किया जाएगा और निवेश करके जो भी रिटर्न आएगी उसके ऊपर वो पेंशन डिटरमिन हो जाएगी। हाँ जिससे एम्प्लॉइज में काफी रोष था क्योंकि अनसर्टेनिटी थी कि कितना मिलेगा, क्या निवेश का बेनिफिट होगा, क्या नहीं होगा। ये चैलेंज था। सरकार का ऐसा मानना था कि शायद निवेश में पैसे इतने आएंगे, शायद इससे भी ज्यादा बेनिफिट आ सकता है, लेकिन रोष था। लेकिन तीसरी चिंता सरकार को एक जबरदस्त ये थी कि एम्प्लॉइज की पेंशन का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि अगर उसी डिफाइंड बेनिफिट को कंटिन्यू करें तो उस खर्चे को कैसे मीट आउट करेंगे आने वाले बजट के अंदर। तो सरकार को इसलिए कहीं ना कहीं स्कीम को चेंज करना था, इसलिए 2004 में चेंज किया गया। आज जो स्कीम अनाउंस करी गई है वो एक मिक्स्ड है दोनों का, जिसमें एक अकाउंटिंग भी अच्छी की गई है, एक आगे का फ्यूचर का ध्यान भी रखा गया और एम्प्लॉइज का भी बेनिफिट का पूरा ध्यान रखा गया है। अब इसमें आप देखिए क्या क्या है। सरकार ने आज कहा है कि हम आपको डिफाइंड बेनिफिट देंगे। जब आप रिटायर होंगे, रिटायर होने के बाद अगर आपने 25 वर्ष की सेवा पूरी की है तो आपको पूरी पेंशन जो कि आधा महीने की तनख्वाह आपको एवरेज जो सैलरी आखिरी 12 महीने में कमाई है वो मिलेगी। मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए की होगी और शर्त यह है कि मिनिमम 10 साल की सर्विस की होनी चाहिए। फैमिली पेंशन 60% मिलेगी, जो भी रूल है उसके हिसाब से मिलती रहेगी। ये बड़ा अच्छा कदम उठा दिया सरकार ने कहा। लेकिन अब इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, पेमेंट कहां से आएगी? तो सरकार ने वो मिक्स किया स्कीम को। जो एनपीएस में 10% का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय से आ रहा है वो कंटिन्यू करता रहेगा। सरकार ने कहा कि इसको जो हमने नई स्कीम बनाई है उसकी हमारी आज की डेट में जो हम एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से वर्किंग करते हैं कि पेंशन का खर्चा कितना पड़ेगा, तो सरकार को शायद 18.5% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एम्प्लॉइज की सैलरी का, ताकि वो निवेश इतना बड़ा हो जाए कि जब भी जिस सरकार के ऊपर वो पैसा देने का वो जिम्मेवारी आएगी तो उससे वो पैसा निकाला जा सके। एक बात इंपॉर्टेंट और कही, जो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब आज कह रहे थे कि हर 3 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, यानी कि जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है 18.5%, उस समय देखा जाएगा कि भाई ये कंट्रीब्यूशन से निवेश पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। उसमें अगर कमी होगी तो उसकी भरपाई भी सरकार करेगी, एम्प्लॉय से नहीं लेगी। तो अब ये अगर मैं इसका मिक्स का आपको निचोड़ बताऊं, अब 10% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज को अपनी सैलरी में से देना है। जो 5th पे कमीशन के बाद से कंटिन्यू कर रहा है वो कंटिन्यू करेगा। उसके बाद लगभग वही स्कीम एम्प्लॉइज के लिए हो गई जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी। जो एम्प्लॉइज का मानना है कि आप एवरेज 12 महीने की सैलरी का जो बनता है वो मिलेगा, उसके ऊपर जो डियरनेस अलाउंस महंगाई का इंडेक्सेशन आएगा वो मिलेगा, पेंशन के अंदर भी वो मिलेगा और फैमिली पेंशन के अंदर भी वो इंडेक्सेशन आएगा। तो मैं ऐसे माना कि एम्प्लॉइज के हिसाब से अगर जो ऑप्ट करे, क्योंकि एक चॉइस और दी है,
क्योंकि अभी भी ये मानना है लोगों का या सरकार का ऐसा कि हो सकता है एनपीएस और ये जो नई यूनिफाइड आई है इसमें से कौन सी बेहतर है, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ। तो एम्प्लॉय जो ऑलरेडी एनपीएस में आज की डेट में एनरोल्ड हैं, उनको ऑप्शन है कि वो स्विच ओवर कर सकते हैं या नहीं करें। हाँ, अब हाँ। ये नहीं है कि सभी को यूनिफाइड में जाना ही जरूरी है। अगर किसी को लगता है कि यूनिफाइड अच्छी नहीं है, एनपीएस अच्छा, तो वो एनपीएस में कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये एक बार का ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है इससे सरकार के बजट में बहुत आसान हो जाएगा। सरकार को हर साल 18.5% अपनी सैलरी बिल का एक निवेश के रूप में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और जिसके लिए व्यवस्था रहेगी कि फ्यूचर जनरेशन को इसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। क्योंकि आज की डेट में भी केंद्र सरकार के ऊपर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पेंशन के बिल का बता है, और अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट को मिला लूं तो लगभग 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा पड़ता है। लेकिन अगर ये दोनों तरफ से निवेश हो जाएगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और सरकार का एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आने वाली जनरेशन यानी आने वाले बजट के ऊपर भी भार नहीं बने। जी शिव गोपाल मिश्रा जी, एक जो फैक्टर होता था हमेशा डियरनेस अलाउंस का, डीए वाला, उसको लेकर क्लैरिटी है? डीएनएस का क्या पूछा आपने? मैं कह रही हूँ कि हर बार जो ये डियरनेस अलाउंस जो डियरनेस का जो बढ़ाया जाता था, उसको लेकर नए वाले स्कीम में बिल्कुल क्लियर है सब कुछ? बिल्कुल क्लियर है। हाँ। इसमें कोई भी मतलब संशय नहीं है। हाँ। बिल्कुल जितना डीपी बढ़ेगा उतना ही जो है वो डीआर भी बढ़ेगा, और डीएनएस रिलीफ जो है वो कंटिन्यू करेगा। उससे 100 जो न्यूट्रलाइजेशन सर्विंग एम्प्लॉय को है वही रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी रहे। जी ठीक, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। ठीक है, वेद जैन साहब, बहुत संक्षिप्त में आपसे एक जवाब चाहूंगी कि एरियर्स अभी भी जो 800 करोड़ का माना जा रहा है और आगे जो है 6000 कुछ करोड़ का माना जा रहा है, तो सरकार का बोझ जो है वो बढ़ता है या फिर बराबर रहता है या कम होता है? नहीं, देखिए सरकार का बोझ तो बढ़ेगा। देखिए आज की डेट में सरकार ने डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कहा हुआ था, और सरकार 14% कंट्रीब्यूट कर रही थी। अब आज सरकार ने कहा कि 18.5% हम कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो लोग पिछली स्कीमों में रिटायर हो गए हैं हम उनको भी इसके बेनिफिट देने का करेंगे। तो इस वर्ष के खर्चे में उन्होंने 6000 करोड़ का लगभग बजट रखा है, और आने वाले सालों में इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो ओल्ड स्कीम के मुकाबले में ये बेनिफिशियल ये होगा कि हर साल आपको प्रोविजन करना है और उसका निवेश करना है, ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वेद जैन साहब और मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। बहुत चीज़ें साफ हो गई हैं इससे कि नई स्कीम क्या है, कहाँ क्या फ़ायदा है, और किस तरह से इसमें कर्मचारी जो हैं लगातार कई सालों से इसके लिए लड़ रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये सही है, पहले की तरह ही है, और सरकार पर भले ही बोझ बढ़ता है लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो हैं इससे काउंटर जो हैं वो ज़रूर हो जाते हैं। रुक करते हैं हम कुछ और खबरों का, बात करते हैं हम गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की, जो छत्तीसगढ़ में थे, और आज उन्होंने नक्सलवाद को लेकर अहम बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नक्सल हमलों में काफ़ी कमी आई है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश काफ़ी हद तक नक्सल समस्या से मुक्त हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद पर मजबूत रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। हम वामपंथी उग्रवाद का सफाया कर देंगे और मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। पहले 10 साल में 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। हम सबका मानना है कि ये वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। विगत 4 दशक में वामपंथी उग्रवाद के कारण
करीब करीब 17,000 लोगों की जान गई है। परंतु आज भारत सरकार बस्तर से बीजापुर और दंतेवाड़ा से लेकर धमतरी तक पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है और उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के लिए भी कटिबद्ध है। मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है, ये दावा है कोलकाता रेपकांड के आरोपी संजय रॉय का। इस मामले से जुड़े 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है और इस बीच सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम ने जब कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय को सियालदा कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति लेने के लिए पेश किया तो आरोपी ने एक बड़ा दावा किया। संजय की वकील ने एनडीटीवी को बातचीत में बताया कि कोर्ट में जब जज ने संजय से पूछा कि क्या आप पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो संजय ने कहा हाँ। जज ने फिर पूछा कि आप तैयार क्यों हैं, तो संजय ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है और मैं भी चाहता हूं कि पॉलीग्राफी टेस्ट से सच सामने आए। संजय के वकील ने यह भी कहा कि घटना में अस्पताल के लोग ही शामिल हैं। शनिवार को सीबीआई ने घटना से जुड़े 7 किरदारों के पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू करवा दिए। इनमें आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में चला, जबकि आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 ट्रेनी डॉक्टर और 1 वॉलंटियर का टेस्ट सीबीआई के ऑफिस में सीएफएसएल के एक्सपर्ट ने किया। तो आखिर सीबीआई टेस्ट के जरिए 7 किरदारों से क्या जानना चाहती है? 4 ट्रेनी डॉक्टरों ने मृतक लड़की के साथ हत्या से पहले आखिरी बार खाना खाया था। उनसे पूछा जा रहा है कि उनकी मृतक लड़की से क्या बातचीत हुई, क्या मृतक लड़की ने उन्हें किसी तरह के उत्पीड़न के बारे में बताया, खाना खाने के बाद उनकी क्या गतिविधि रही। संदीप घोष से मामले को दबाने, परिवार और पुलिस को वारदात की जानकारी देर से देने, लड़की का शव देर से दिखाने और क्राइम सीन को सुरक्षित न रखने के पीछे की वजह पूछी जा रही है, जबकि वॉलंटियर से संजय की गतिविधि के बारे में पूछा जा रहा है। सीबीआई को शक है कि इन लोगों ने कुछ राज छिपाए हैं। इस बीच सीबीआई आरोपी संजय की बाइक को लेकर अपने दफ्तर पहुंची। इसी बाइक से आरोपी घूमता था। वारदात वाले दिन भी आरोपी इसी बाइक से आया और इसी बाइक से वारदात के बाद वापस गया। कहा जा रहा है कि वारदात वाले दिन भी आरोपी इसी बाइक से आया और इसी बाइक से वारदात के बाद वापस गया। बाइक पर केपी लिखा हुआ है, यानी कोलकाता पुलिस। लोगों के मुताबिक संजय खुद को पुलिस वाला बताकर धौंस देता था। आरोपी संजय राय की बाइक जिसको सीबीआई ने जब्त कर लिया, ये देखिए बाइक को सीबीआई दफ्तर लेकर आई है और इस बाइक के जरिए ही आरोपी आरजे कर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा था और इस बाइक को सीबीआई ने जब्त कर लिया है। आप देखिए कि ये बाइक जो है ये आरोपी इस्तेमाल कर रहा था और वारदात वाले दिन आरजे कर मेडिकल कॉलेज से वो इसी बाइक पर गया था। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताएं और कथित भ्रष्टाचार की जांच कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने शुरू कर दी है। सारे आरोप संदीप घोष पर हैं, जिनसे 9 दिनों में 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। एनडीटीवी की टीम ने आरजी कर अस्पताल में जाकर पड़ताल की। वहां छात्र अब भी धरने पर बैठे हैं। हम लोगों का जो पहला जो डिमांड था वो था दीदी का जो कल्प्रिट है, जो खूनी है या जो धर्षक है, उसको ढूंढ के निकाले। तो अभी तो उसका प्रोसेस सीबीआई के हाथ में है। एक ही चीज़ हम लोग बोलना चाहिए कि जितना तेज़ हो सके सीबीआई जांच करे, यही वो कहना चाहते हैं। एक ही डिमांड है हम लोगों का। मेडिकल छात्रा की हत्या और उसके साथ रेप मामले की जांच की आंच अब आरजी कर कॉलेज में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले तक पहुंच गई है। सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों के पीछे बड़ी साजिश है और क्या दोनों मामलों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर सीबीआई लगातार जांच कर रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।